Assalamualaikum to everyone. Welcome back to my YouTube channel. I am Lone Shaukat. Today we will discuss about the another type, that is the crop production management. बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था क्रॉप इम्प्रूवमेंट के बारे में। अब क्रॉप में इम्प्रूवमेंट क्यों आनी चाहिए, ठीक है, ताकि पॉपुलेशन की जो डिमांड हो वो फुलफिल हो सके। तो इसीलिए हमें क्रॉप की क्या करनी पड़ती है, दैट इज इम्प्रूवमेंट। तो पहला जो एक्टिविटी हमने इस क्रॉप इम्प्रूवमेंट के अंदर पढ़ा, दैट इज द क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो बच्चों क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट में हमने पढ़ा क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट इज डन बाय द टू। वन इज दैट इज कॉल्ड एज अ जीएमसी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। और दूसरा हमने जो इसमें पढ़ा था दैट इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिडाइजेशन। सर व्हाट डू यू मीन बाय द हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन इज द क्रॉसिंग बिटवीन द टू प्लांट्स, टू डिफरेंट सिमिलर प्लांट्स जेनेटिकली। दिस इज called as a hybridization, that is called as a hybridization. Today we will discuss about the another activity of the crop improvement, that is the crop production management, which is denoted by the CPM, crop production management. Sit with me, let us start with the crop production management. In India, as in many other agriculture-based countries, farming ranges from the small to the very large farmers. बच्चों अगर हम इंडिया की बात कर लेते हैं, हिंदुस्तान की बात, ठीक है, हिंदुस्तान में भी मैक्सिमम क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी। Many financial conditions that allow the farmers to take up the different farming practice and the agriculture technologies. क्योंकि यहाँ पर अगर हम देख लेंगे ड्यू टू द आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी टेक्नोलॉजी, वहां पर पहले हम क्या कर लेते थे, पुलाव, PLOUGH। लेकिन आज की बात अगर हम कर लेंगे इस एग्रीकल्चर पर, हमारे जो ट्रैक्टर्स और टिलर्स जो होते हैं, ठीक है, ट्रैक्टर्स एंड टिलर्स, अब नई नई टेक्नोलॉजी आई है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, ग्रास कटर भी आया, जहां पर 10 बंदे लगते थे, अब वहां पर ग्रास कटर ने उन 10 बंदों का काम भी खाया, ठीक है। इट इज ऑल ड्यू टू द आईटी, इट इज ऑल ड्यू टू द आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब यहां पर अगर हम हिंदुस्तान की बात कर लेते हैं या ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गिव्स अस द मेनी मशीन्स लाइक द ग्रास कटर एटसेट्रा, ठीक है। ड्यू टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात कर लेंगे, ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या मचा है, धूम मचा है आईटी टेक्नोलॉजी ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, जिसे क्या हुआ, जिसे अनएम्प्लॉयमेंट आई इन द पर्सन, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस जमीन की जो एग्रीकल्चर, यहाँ पर अगर 10 बंदे लगते थे, ठीक है, घास काटने में, अब यहाँ पर टिलर आ गया, उसने इस 10 बंदों का काम खाया, अब वो ग्रास कटर खुद 1 घंटे में उसको फिनिश कर लेता है। There is a correlation between the higher inputs and the yields. बच्चों ये कॉमन सेंस है, जब हम प्लांट को प्रोवाइड कर लेते हैं यहाँ से इनपुट, फॉर एग्जांपल आप इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर लोगे, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, एटसेट्रा, इसको अच्छे से केयर करोगे, जो आप यहाँ से इनपुट दे दोगे तो ऑब्वियसली जो वहां पर जो प्लांट होगा वो हमें क्या दे देगा, आउटपुट, ठीक है। जैसे आप एक प्लांट की क्या कर लोगे, अच्छे से केयर कर लोगे तो वहां से वैसा फ्रूट भी मिलेगा, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, एज यू सो सो शैल यू रीप। Thus, farmer is the purchasing capacity for the input device, cropping system, and the production practices. Therefore, the production practices can be at the different levels. They include the no cost, low production, low cost production, and the high cost production practices. अब यहाँ पर इस क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर हम क्या काम कर लेते हैं, we have to give the nutrients to the plants. यहाँ पर एक प्लांट्स को न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है बच्चों, ठीक है। अब उस न्यूट्रिएंट्स के अंदर मैनेजमेंट में अगर हम देखेंगे, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं एज वेल एज द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद हम इसमें मैन्योर्स डालते हैं, कंपोस्ट एंड द वर्मी कंपोस्ट, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हम इस प्लांट्स को नेसेसरी फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स हम इस प्लांट्स को देते हैं। और हम क्या कर लेते हैं, इरिगेशन, पानी भी देना है थ्रू द वेल्स, कैनाल्स, टैंक्स एंड द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो बच्चों ये टोटल अबाउट द क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना एक प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, इसमें 2 टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आते हैं। वन इज कॉल्ड एज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट, और जो दूसरा इसमें आता है दैट इज कॉल्ड एज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। सर व्हाट डू यू मीन बाय द माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड द मैक्रो न्यूट्रिएंट? क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में बच्चों अगर हम देखेंगे, यहाँ पर एक प्लांट उसको किसकी जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। अब इस प्लांट को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत जो पड़ती है, दे आर द 16 एलिमेंट्स। 16 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक प्लांट को नेसेसरी होते हैं फॉर देयर ग्रोथ।
यहाँ पर अगर हम बात कर लेंगे तीन की, जिसमें क्या आता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड वाटर, एंड द सॉइल सप्लाइज द अदर दियर 30 न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। यहाँ पर बच्चों अगर हम बात कर लेंगे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड द वाटर, दे आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ द प्लांट्स। इसके अलावा जो 13 एलिमेंट्स है, ये प्लांट्स जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं ये कहाँ से लेते हैं, इनटू द सॉइल, मिट्टी से लेते हैं। अब अगर हम देख लेंगे इस प्लांट्स की, दे आर द 2 टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, वन इज कॉल्ड एज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड एज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। बच्चों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को रिक्वायर्ड पड़ते हैं इन द हायर क्वांटिटीज, ठीक है, और वी से दैट दे आर रिक्वायर्ड इन द लार्जेस्ट क्वांटिटीज, दे आर कॉल्ड एज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बच्चों इसको जो निमोनिक है इसको आसान कैसे हम याद रख सकते हैं, इजी वे है इसको याद रखने का। हमारे पास जो 3 मिनरल एलिमेंट जो इस प्लांट्स के पास होते हैं कौन कौन से होते हैं, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन। इसके लिए आप एक निमोनिक याद रखोगे NPK एंड 3 अदर न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड मेगा सुपर। बच्चों NPK का मतलब क्या है, N स्टैंड्स फॉर द नाइट्रोजन, P स्टैंड्स फॉर द फास्फोरस, K स्टैंड्स फॉर द पोटेशियम, where the colored Ca stands for the calcium, magnesium, Me stands for the magnesium and the super Su stands for the sulfur. So this is the mnemonic of the macronutrients, mnemonic of macronutrients. इसके बाद है इसमें micronutrients, वो nutrients जो required होते हैं in the smaller quantities are called as a micronutrients, are called as micronutrients. इसके लिए भी हमने एक mnemonic डाली है यहाँ पे, ठीक है। इसकी जो mnemonic है फैब, FEB, फैब मॉर्निंग, कम ऑन निक, ठीक है। ZN यहाँ पर जिन है बट इसका मतलब क्या है, ज्वाइन क्लास। वेयर द F स्टैंड्स फॉर द आयरन, Fe दैट इज द आयरन, B इज द बोरॉन, MO that is a molybdenum, Cu means the copper, Mn means manganese, Ni that is a nickel, Zn that is a zinc, Cl that is a chlorine, ठीक है। So this is total about the nutrient management, that is a micronutrient as well as the micronutrient, ठीक है। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे इसका जो दूसरा that is the manures. What are manures? Manures और वो इसे दे आर कॉल्ड एज नेचुरल फर्टिलाइजर्स। बच्चों जो मेन्योर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसमें हम प्लांट्स जो ये होता है, ठीक है, ह्यूमन एनिमल एक्सक्रीटा उसको हम जमा कर लेते हैं, फिर इसको डंप कर लेते हैं किसी जगह, ठीक है। और इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, कंपोस्ट एंड द वर्मी कंपोस्ट प्रोसेस इन विच द फॉर्म वेस्ट मटेरियल लाइक द लाइव स्टॉक एक्सक्रीटा, काउ डंग एटसेट्रा। वो प्रोसेस जिसमें हम वेस्ट मटेरियल को क्या कर लेते हैं, डंप कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल अगर हम दे देंगे काउ डंग की, ठीक है, डोमेस्टिक वेस्टेज, सीवेज वेस्टेज कॉल्ड एज अ कंपोस्टिंग। बच्चों जो हमारे घर से निकलने वाला जो वेस्ट होता है जब हम इसको किसी गड्ढे में डंप कर लेते हैं, चाहे वह काउ डंग हो, हमारे किचन का जो वेस्टेज हो, सीवेज वेस्ट, तो बच्चों इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ कंपोस्टिंग, ठीक है। रिच इन द ऑर्गेनिक मैटर एंड द न्यूट्रिएंट्स, जब हम इसको जमा रखते हैं, डंप कर लेते हैं, तब जाके क्या होता है, ये ऑर्गेनिक मैटर इसका क्या होता है, रिच होता है, एंड इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज मोर। इट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द अर्थवर्म्स टू द हेसन। इसको बच्चों प्रिपेयर किया जाता है इस कंपोस्ट को, ठीक है, बाय द अर्थवर्म्स। इसीलिए मैंने पहले ही बोला था जो अर्थवर्म्स है दे आर कॉल्ड एज द फ्रेंड ऑफ आवर फार्मर्स। हमारे जो जमींदार वो क्या होती है, फ्रेंड, ठीक है। प्रोसेस ऑफ द डिकम्पोज ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल रिफ्यूज कॉल्ड एज अ वर्मी कंपोस्ट। जब हम प्लांट और एनिमल का जो रिफ्यूज होता है जब हम इसको डंप कर लेते हैं बच्चों, उसी को हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। दिस इज कॉल्ड एज अ वर्मी कंपोस्ट। इसके बाद हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजर्स। अब ये फर्टिलाइजर्स क्या है, दे आर एक्चुअली कॉमनली ये होते हैं केमिकल्स होते हैं और कमर्शियली प्रोड्यूस प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ये भी क्या होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स को, जो न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस कर लेते हैं प्लांट्स में। फर्टिलाइजर्स सप्लाई द नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड द पोटेशियम। अब जब हम फर्टिलाइजर्स एक प्लांट्स को देते हैं तो वो उस प्लांट को नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड द फास्फोरस क्या कर लेता है, प्रोवाइड कर लेता है। It is used to ensure the good vegetables growth, leaves, branches, flowers give rise the healthy plants. जब भी हम हेल्दी में, जब भी आप सब्जी में डालोगे, ठीक है, क्या डालोगे, फर्टिलाइजर्स, तो वहां पर जो वेजिटेबल की होगी, ठीक है, गुड वेजिटेबल्स की ग्रोथ होगी। फर्टिलाइजर्स आर द फैक्टर इन द हायर यील्ड ऑफ द हाई कॉस्ट फार्मिंग। अब यहाँ पर जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इनमें जो यील्ड क्रॉप जो हमें निकलता है, ठीक है, हायर यील्ड,
Organic farming is a farming system with a minimal no use of the chemicals and the fertilizers, herbicides, pesticides. बच्चों ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग सिस्टम है, ठीक है, विद मिनिमम और द नो यूज ऑफ केमिकल्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसी फार्मिंग को हम बोलते हैं जिसमें केमिकल्स का यूज ना हो, एज द फर्टिलाइजर्स, herbicides and the pesticides, ठीक है। सो दिस इज टोटल अबाउट द मैन्योर्स एंड द फर्टिलाइजर्स। जब हम इस स्टेप तक पहुंचते हैं बच्चों, फर्टिलाइजर्स भी डाला, मैन्योर्स भी अप्लाई किया, ठीक है, सप्लाई किया प्लांट्स को। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इरिगेशन, ठीक है। तो इरिगेशन कैसे कर लेंगे हम, नाउ द इरिगेशन। अब इसके बाद बच्चों हम इस प्लांट्स में क्या करते हैं, क्रॉप्स को इरिगेशन पानी सप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। मोस्ट एग्रीकल्चर इन द इंडिया इज द रेन फेड। अगर हम हिंदुस्तान की जो खेती बाड़ी देखेंगे, मोस्ट एग्रीकल्चर हिंदुस्तान वो किस पे डिपेंड है, इन द रेन फेड, ठीक है। पुअर मॉनसून कॉजेज द क्रॉप फेलियर। बच्चों अगर मौसम खराब हुआ, पुअर मॉनसून, ठीक है, इससे क्या होगा, जो फसल होगा वो तबाह हो सकता है। एंश्योरिंग दैट द क्रॉप्स गेट्स द वाटर एट द राइट स्टेजेस ड्यूरिंग द ग्रोथ सीजन एंड इंक्रीज द एक्सपेक्टेड यील्ड ऑफ द एनी क्रॉप। हर एक फसल को पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में मिलना चाहिए पानी, ठीक है। तो रेन जरूरी है क्योंकि हर एक फसल को अपनी अपनी सीजन में यानी अपनी अपनी स्टेज पे क्या मिलना चाहिए, वाटर, ठीक है। देयरफॉर मेनी मेजर्स आर यूज्ड टू ब्रिंग द मोर एग्रीकल्चर ऑन द लैंड अंडर द इरिगेशन। इसीलिए हमने कुछ ऐसे तरीके देखे जो हम इरिगेशन करवा रहे हैं, ठीक है। अब ये इरिगेशन, इंडिया हैज अ वाइड वेराइटी ऑफ द वाटर रिसोर्स एंड हाईली वेरिड क्लाइमेट। हिंदुस्तान का क्लाइमेट जब आप देखोगे, मॉनसून देखोगे, वो चेंज ही होता जा रहा है, ठीक है। Several different kinds of the irrigation system are adopted to supply the water to the agriculture depend on the kind of the water resource available। बच्चों अब हमारे पास बहुत से ऐसे जरिए हैं, जब ये रेन वाटर आता है, ठीक है, तो इसके बाद हम इस रेन वाटर को स्टोर रखते थे। तो पहला जो हम यहाँ पर इरिगेशन करवा रहे थे, दैट इज डन बाय द वेल्स। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द वेल्स। दो वेल्स है हमारे पास, पहला जिसे हम बोलते हैं डग वेल्स एंड द ट्यूब वेल्स। तो दोनों में क्या पाया जाता है बच्चों, स्ट्रेटा। ट्यूब के अंदर टैप वाटर फ्रॉम द डीपर स्ट्रेटा फ्रॉम दीज वेल्स, वाटर इज लिफ्टेड बाय द पंपर्स फॉर द इरिगेशन। तो इरिगेशन को डन करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं, या तो हमारे पास डग वेल्स या तो ट्यूब वेल्स। इसके बाद इरिगेशन के बाद जब हम वेल्स में जाते हैं, वेल्स के बाद भी हमारे पास जो सोर्स होता है, दैट इज कॉल्ड एज ए कैनाल। अब हम पढ़ेंगे कैनाल के थ्रू से हम कैसे इरिगेशन करवाते हैं। Now the canals, बच्चों अब ये इरिगेशन जो होती है, इट इज डन थ्रू द कैनाल यूजुअली एंड इलाबरेट एंड द एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम। ये भी इरिगेशन एक सिस्टम है जिसे हम इरिगेशन करवा लेते हैं थ्रू द कैनाल्स, ठीक है। सिस्टम्स कैनाल रिसीव वाटर फ्रॉम द वन और द मोर रिजर्वर्स। अब इस कैनाल्स के अंदर जो सिस्टम होता है, यहाँ तो पानी जो रिसीव कर लेता है या एक से ज्यादा रिजर्वर्स में, ठीक है। इसके बाद इसमें आता है रिवर लिफ्ट सिस्टम, ठीक है। तो रिवर लिफ्ट सिस्टम में क्या होता है, वाटर इज डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम द रिवर्स फॉर द सप्लाइंग इरिगेशन टू क्लोज टू द रिवर्स। जो यहाँ पर जो पानी आता है रिवर से, वो सप्लाई होता है इरिगेशन टू क्लोज टू द रिवर्स। इसके बाद हम करवाते हैं इरिगेशन थ्रू द टैंकर्स or the small storage reservoirs which the intercept store run over smaller catchment areas। ये भी छोटे छोटे रिजर्वर्स होते हैं जहां पे पानी क्या रहता है, स्टोर रहता है। इसके बाद जो लास्ट जो हमारे पास होता है, दैट इज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, फ्रेश इनिशिएटिव फॉर द इंक्रीजिंग द वाटर अवेलेबल फॉर द एग्रीकल्चर इंक्लूड रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड द वाटर शेड मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय द वाटर शेड मैनेजमेंट, ठीक है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होती है, अब क्या होता है, जब पानी आता है, जब बारिश पड़ती है तो उस बारिश को हम कलेक्ट कर लेते हैं, किसी गड्ढे में स्टोर रखते हैं, तो उस पानी को हम यूज कर लेंगे एज ए इरिगेशन। Building the small check dams which lead to and the increase in the ground level water. The check dams stop the rainwater from the flowing away and also reduce the soil erosion। बच्चों हम देखते हैं कि जब हम चेक डैम्स देते हैं, ठीक है, तो जब पानी आता है तो वो ये चेक डैम्स उस पानी को यानी रिड्यूस द सॉइल एरोजन को प्रिवेंट कर लेता है जब हम क्या देते हैं, चेक डैम्स, ठीक है। तो बच्चों दिस इज टोटल अबाउट द क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, ठीक है।
सो दिस इज टोटल अबाउट द क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी जो क्रॉप की होती है कैसे इंक्रीज होती है, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें इरिगेशन करवाते हैं थ्रू द ट्यूब वेल्स, डग वेल्स, कैनोल्स, रिवर सिस्टम्स, टैंक्स, एंड लास्ट जो होता है दैट इज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो दिस इज टोटल अबाउट द क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना और हमारे चैनल लोन एकेडमी पे क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।